हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईटी एंड थिंकिंग। तो आज हम लोग जो भी हमारा ये टेस्ट नीट मेंटरशिप ग्रुप में जो हुआ था, संडे स्पेशल टेस्ट ग्रुप में, उसमें जो सोल्यूशन चैप्टर का टेस्ट हुआ है उसके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ तो हम लोग का जो टेस्ट हुआ था सोल्यूशन चैप्टर, उसी का हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे टेस्ट में, और ये टेस्ट आपको हेल्प कर रहा होगा आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। एक चीज़ मैं आप लोग को यहीं पर थोड़ा बता देता हूँ, जैसे अगर हमारा प्लानिंग का पार्ट क्या होगा आने वाले समय में, ये बता देता हूँ। प्लानिंग का पार्ट हमारा ये है कि हम 15 फ़ेब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे सारे चैप्टर्स। 15 फ़ेब तक सारे चैप्टर के टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, और 28 फ़ेब तक हम कंप्लीट फिजिकल इन ऑर्निंग के भी एक टेस्ट रख लेंगे, फिजिकल इन ऑर्निंग के। और उसके बाद मार्च एंड अप्रैल मंथ में हम लोग क्या टारगेट करने वाले हैं कि कम से कम 10 फुल लेंथ केमिस्ट्री के टेस्ट जो हों, फुल लेंथ केमिस्ट्री टेस्ट, वो भी कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो ये सब टेस्ट बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, बस जैसा हम लोग प्लानिंग दे रहे हैं वैसे करते जाओ। आप फिजिक्स बायो के लिए जैसे पढ़ना है आप वो पढ़ें, और लेकिन जो हम वीकली प्लानिंग आपको दे रहे हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसमें परफेक्शन लाना है। अगर आप हर एक टेस्ट में 180 में अगर 150 प्लस ला रहे हैं तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब 150 प्लस अगर आ रहे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, और फुल सिलेबस टेस्ट में अगर 150 प्लस आ रहे हैं तो नीट एग्जाम में कम इससे ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे वैरायटी क्वेश्चन आपको यहाँ करा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आप हमारे अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री की तैयारी। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको बोला जाए आपको मंथ में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl and with 250 ml of 2 molar HCl। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगाना है, वो पता ही होता है हमें। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2। सारी वैल्यू दी हुई है, बस पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 750 ml इंटू 0.5, और इसका है 250 ml इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 750 प्लस 200। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 875 डिवाइडेड बाई 1000, सॉल्व करने पे आ जाएगा 250, तो ये आ जाएगा 0.875 मोलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन पूछ रहा है। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए हमें पता है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, 0। ठीक है, ये लेस देन 0 ग्रेटर, ये गलत हो जाएगा। और आइडियल सोल्यूशन के लिए जो ए और बी का इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो नियरली इक्वल हो जाना चाहिए, हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से इक्वल होना चाहिए। तो ए एंड बी एंड ए बी इंटरेक्शन आर आइडेंटिकल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर वाला नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, उसमें हमारा बोल रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द एसिटिक एसिड इन बेंजीन यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशन इज इफेक्टेड बाई। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द एसिटिक एसिड बेंजीन इज यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अफेक्टेड बाई। तो हमें पता है डायमराइजेशन हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा डायमराइज हो जाता है। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो एनसीईआरटी में बना हुआ है, CH3COOH, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O इधर रख लेंगे, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर यहाँ OH रख लेंगे, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये हमारा इस तरह से डायमराइजेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा, दो CH3COH डायमराइज हो जाते हैं इस तरह से, CH3COH का टेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो डायमराइजेशन होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसी को एसोसिएशन बोलते हैं, इसी को एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द एसीटोन 20 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है। जब 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस डिजॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ एसीटोन पे, तो वेपर प्रेशर 183 टॉर हो जा रहा है। तो मोलर मास ऑफ द सबस्टांस का क्वेश्चन है। तो बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला लगाना है, और कुछ करना नहीं, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि P0 माइनस PS अपन P0, और वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो W2 अपॉन M2 वेट ऑफ सॉल्यूट, या W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय W सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी को सॉल्व करना है। एक प्रेशर 185 माइनस 183 हो जाएगा, दूसरा दिया हुआ है, और फिर यहाँ P0 185 आ जाएगा, और इसका वेट ऑफ सॉल्यूट 1.2 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना ही है। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 100 ग्राम एसीटोन दिया हुआ है, और मॉलिकुलर मास ऑफ एसीटोन जब निकालोगे तो CH3CO CH3 इसका फॉर्मूला होता है, तो निकालोगे तो 58 आ जाएगा। ठीक,
अब इसी को सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो जब सॉल्व करने की बात करोगे तो आएगा 64। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज। तो वही बात है कि अगर ग्लूकोज वाटर में ग्लूकोज डालेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। नॉर्मल क्या वेपर प्रेशर होता है अगर आपको पता हो तो 760 mmHg होता है, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखो ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए हैं, इन्हीं दोनों में से थोड़ा सा कम होगा। क्या थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा इतना ज़्यादा, देखते हैं। तो फॉर्मूला वही होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो हम डायरेक्टली हम करने हैं 760 माइनस पी एस अपॉन 760, और वो मॉलिकुलर वेट 18 ग्राम ग्लूकोज और मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180, और फिर 178.2 ग्राम वाटर, और इसका मॉलिकुलर मोलर मास 18। अब यहाँ से पी एस सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है 1 माइनस पी एस अपॉन 760, और इसको 18 10 जा 18 9 जा 9 जा 9.9, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 9.999 1/99। इधर माइनस कर देंगे तो पी एस अपॉन 760 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 99, तो 98 पी एस वन पी 760 इक्वल टू 78, 98/99 इंटू 760 कर देंगे, इधर भेज देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पाएगा 752.4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 752.4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट MX2 एट ए सर्टेन टेम्परेचर हैज ए वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 2, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज। ये हमारा कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो अब बस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं MX2 सॉल्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 3 हो जाएगा। कोई अगर अच्छा दिया हुआ है कि वांट ऑफ फैक्टर 3 दिया हुआ है, अच्छा वांट ऑफ फैक्टर 2 दिया हुआ है, तो पहले से अच्छा वांट ऑफ फैक्टर 2 दे दिया है, I की वैल्यू 2 है, MX2 है, तो 3 आयन में टूटेगा तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो निकालेंगे I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई N माइनस 1, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू 2 1 प्लस अल्फा निकालना है, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, अल्फा क्या आ जाएगा 1/2, तो 0.5 अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या होगा 0.5, ऑप्शन ए अल्फा क्या हो जाएगा 0.5। तो हाँ हम इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे अल्फा इक्वल 0.5। तो इस तरह के सवालों को हमें करना है, सिंपली क्या करना है कि जैसे यहाँ पर RLVP वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और ये वाला क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया I की वैल्यू 2, और यहाँ से 3 आयंस 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई N माइनस 1 लगा के उसको सॉल्व कर लिया, अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सॉल्बिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर पार्शियल प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और बोला है द सॉल्बिलिटी इन 750 टॉर पार्शियल प्रेशर इज क्या हो जाएगा। तो प्रेशर और सॉल्बिलिटी से रिलेशन हमें देखना है, और तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम बात करें सॉल्बिलिटी होता है हेनरी लॉ में, तो हम जाहिर सी बात है गैस को सॉल्युबल करेंगे तो जितना प्रेशराइज करेंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू KS1 और P2 इज इक्वल टू KS2, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर P1/P2 करेंगे तो क्या आ जाएगा S1/S2। प्रेशर कितना है 500 टॉर, दूसरा 750 टॉर, उस पर सॉल्युबिलिटी कितना है 0.01, तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कि नहीं अभी पता चल जाएगा, होनी भी चाहिए ज़्यादा प्रेशर पे। तो H2 आ जाएगा क्या 750 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 500, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.015 ग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन 0.015 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8.5 ग्राम ऑफ CH2Cl2 11.95 ग्राम ऑफ CaCl3, इसका वेपर प्रेशर दे दिया है इतना दे दिया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 इन वेपर फेज फॉर्म। तो अच्छा सवाल है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहा है, तो पहले मैं पूरा निकाल के उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला काम है कि सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद वेपर प्रेशर जो दे रहा है उसी से फिर उसका यूज़ करके निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल अगर हम निकालेंगे CH2Cl2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, ये होता है 85, CaCl3 का होता है 119.5, सॉल्व कर लेंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 85 तो 0.1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास
ये भी हमारा करीब 0.1 मोल ही आ जाएगा, तो दोनों 0.1 मोल आ गए। तो मोल फ्रैक्शन CH3 और दोनों का बराबर ही हो जाएगा। CH3 मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 दोनों बराबर हो जाएंगे 0.5 हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और अगर हमें ये पता चल गया है तो फिर अब हम आगे पी टोटल भी निकाल सकते हैं। पी टोटल कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर दे दिया है, 415 और ये दे दिया है ना, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। सबसे पहले मोल निकाल लिया दोनों का, इसका आ गया 0.1, इसका जो फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो वो आ गया 0.5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे क्या कि हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, पी टोटल निकाल लेंगे इसका। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2, दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, दोनों का प्रेशर पता है। तो इसका CH2Cl2 का कितना है, वो है 415 और इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 और एक का है 200 मल्टीप्लाई बाई 0.5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 400, तो ये आ जाएगा 400 का 207.5 प्लस 100 आ जाएगा 307.5। और हमें किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो CH3 का निकालना है। तो CH3 का है कितना, 100 है, और टोटल कितना है, पी टोटल निकालेंगे 307.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.325। तो पहले क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है और फिर उसका वेपर फेज निकालना है। तो जो आएगा इसका खुद का वेपर फेज में फ्रैक्शन अपन टोटल, इससे डिवाइड कर देंगे 0.325 से, तो आंसर आ जाएगा, इसको 307.5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.325। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर ए 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड विच वन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेशन मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना होता, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना ना। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब बस हमें देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट मतलब नंबर ऑफ आयन सबसे कम जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ आयन जिसमें कम होगा, तो इसमें अगर नंबर ऑफ आयन निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आयन 4 आएंगे, इसमें नंबर ऑफ आयन कितने आ जाएंगे, इसमें 1 और 2 3 आयन, 2 बाहर है, तो यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ 1 + 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ केवल एक ही आयन में, कट आयन में यही टूटेगा जो भी है, तो एक ही आयन होंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि डिसोशिएट होगा ही नहीं, तो एक होंगे, तो सबसे कम आयन यहीं टूटेंगे, ये खुद का होगा बस। तो यही हमारा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट का फिर क्वेश्चन आ गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए सॉल्वेंट इतना दिया हुआ है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इतना दिया हुआ है, और बताना हमें, सॉल्व करके बताना है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन सिंपली हमारे पास K2SO4 है, तो K2SO4 है, तो अगर पूरा आयन टूट जाएगा, अल्फ़ा नहीं दिया तो 3 आयन्स आएंगे, आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 आ जाएगी तो बस कॉन्सेप्ट लगाना होगा, डेल्टा TF = I इंटू KF इंटू M। आई की वैल्यू क्या हो गई 3, KF अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू देनी चाहिए, दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा दिया है, 4 केल्विन kg पर मोल। और मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी हम देख लेंगे, वो है दिया है 0.03, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 3 × 4, और बुझ कह रहा है द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इतना दिया है, तो बस सॉल्व करके निकाल लेंगे कितना होगा। तो ये 0.36 केल्विन आ जाएगा, तो ये हमारा डेल्टा TF आ जाएगा 0.36 केल्विन। तो ऑप्शन डी 0.36 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन सॉल्यूट इज 0.8, द मोलैलिटी इन एन एक्वस सोल्यूशन इज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूछ रहा है, तो मोलैलिटी बताना है एक्वस सोल्यूशन में, तो बस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं निकालूँ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एन एक्वस सोल्यूशन सॉल्यूट 0.8, तो सॉल्यूट का मोल्स कितना आ जाएगा 0.2 हम मान सकते हैं कि 0.2 मोल्स हो जाएगा, तो 0.2 मोल्स होगा तो 0.2 मान लेंगे। और टोटल अगर हम बात करें सॉल्वेंट का मोल, तो यह आ जाएगा 0.8, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 18, और मोलिकुलर मास 1000 हो जाएगा, तो इससे निकाल लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1000, मतलब ये इसको डिवाइड कर देंगे 2 4 जाए, तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 72 आ जाएगा 13.88। तो हम बस मान रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट
मोल्स और मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो बस उसे निकाल लिया तो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है K2HgI4 इज ए 40% आयनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ फैक्टर आई इज। ठीक है, तो K2HgI4 40% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं। इसका सिंपली से हमें कैलकुलेशन करना है। K2HgI4 अगर टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, K2HgI4 अगर टूटेगा तो इस तरह टूटेगा, 2K प्लस और HgI4 माइनस। तो कुल कितने आयन हो गए, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 आयन हो गए। तो अल्फ़ा की वैल्यू में निकालने, अल्फ़ा अच्छा आई की वैल्यू, अल्फ़ा 40% आयन हो जा रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई एन माइनस 1, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1.8। ऑप्शन बी हो जाएगा 1.8। ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस और आयन पर किलोग्राम ऑफ द वाटर, द मोललिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द सोल्यूशन इन मोल पर केजी। ठीक है, सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है ना कि मोललिटी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 92 ग्राम Na प्लस में कितने हो जाएगा, 92 डिवाइडेड बाई 23, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो पर केजी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 4 मोल पर केजी आ जाएगा, 4 मोल पर केजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द एक्वस सोल्यूशन विल हैव द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इनका क्वांटम फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 आएगा, और ये HSO4 है तो K प्लस HSO4 माइनस इसका आई की वैल्यू 2 आएगा। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ घट जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जहाँ घटेगा जहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो इसी में 2 है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें भी करा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अभी फिर से हम लोगों ने देखा था कि आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती है, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ज़्यादा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। आई की वैल्यू बढ़ने से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पर असर पड़ता है। तो सेम सोल्यूशन है, और लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसके पास आई की वैल्यू ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू अगर हम बात करें तो इसमें 5 होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 2 होगी, इसमें 3 होगी, तो यही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो पढ़ाई होगा डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू सोल्यूशन ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्स एंड वाई, दोनों 1 ग्राम है, रिस्पेक्टिव इन 1 kg ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए एंड बी 1:4, द रेशियो ऑफ मोलर मासेज ऑफ एक्स एंड वाई। तो 1-1 ग्राम दोनों है, तो बस मान लेते हैं डेल्टा टी एफ ए का और डेल्टा टी एफ बी का, दोनों के रेशियो मतलब 1/4 है, और इसके लिए आई इंटू के एफ निकाल लेंगे, और मोललिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वो तो 1 है, और मोलर मास ही निकालना है इसका, और पर केजी है तो उतना ही आएगा, और इसका भी आई इंटू के एफ इंटू ये एम ए हो जाएगा, ये 1/mb हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बोला है कि रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द मासेस, तो मतलब सेम सॉल्वेंट में है क्या, हाँ, इन के ऑफ वाटर के लिए, तो दोनों के लिए के एफ कट जाएगा। अब आई की वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंड करता है, आई भी मुझे लग रहा है कि किस नहीं डिफाइन किया, तो आई के लिए भी कट जाएगा, तो 1/ma इज इक्वल टू 1/mb इज इक्वल टू 1/4, तो ma/mb मतलब mb/ma हो जाएगा क्या, 4:1 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ ma/mb के नहीं, हाँ, मास ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 4:1। डेल्टा टी एफ अगर ma का निकालेंगे तो mb/ma, अच्छा सॉरी, अगर हम इसको निकालेंगे तो इसको mb/ma करेंगे तो mb/ma तो 1/4 ही आएगा ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मोलर ऑफ एक्स एंड वाई, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ x मान लेंगे तो x, y मान लेंगे तो यहाँ पर y/x से x/y बनाना है, तो क्या हो जाएगा 4/1, तो 4:1 इज़ द आंसर, 4:1। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, 4:1 ऐसा कौन से ऑप्शन में, हाँ, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन
0.25 इसका 4 टाइम्स है तो 4:1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टर्म में दिया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूज कर सक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बस करना है इसको। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हो सकता है कि कुछ ना हो लेकिन कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे ए का, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, तो ये तो हमारा थर्ड हो गया, तो थर्ड होने से ये दो ऑप्शन पहले कट गया। अब बी की बात करते हैं तो बी दोनों में फर्स्ट दिया हुआ है, तो मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस सॉलिड मॉलिक्यूल पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड ये सॉल्वेंट साइड जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। और ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्रॉम ए कॉन्सेंट, मतलब बोलते हैं कि ज़्यादा हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ जाता है कॉन्सेंट्रेट टू, तो वो हमें अपोजिट होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन साइड जाता है ऑस्मोसिस और वो सॉल्वेंट साइड जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का तो हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ हो जाए, फर्स्ट का अगर हम बात करें ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो ठीक है ए का थर्ड हो जाएगा ऑस्मोसिस। बी रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा ये हो जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, डिप्रेशन मीडियम मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला ऑप्शन होगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है जहाँ कोलाइडल पार्टिकल की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो जिसको ये डी का सेकंड ऑप्शन होता तो वो ये कर लेता कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वहाँ कोलाइडल पार्टिकल की बात करते हैं, तो डी का हो जाएगा सेकंड, डी का सेकंड दो ऑप्शन में, लेकिन ए का थर्ड होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वांट ऑफ फैक्टर का है। तो वांट ऑफ फैक्टर सब कोई जानता ही, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो ए का थर्ड, अब ए का थर्ड तीन ऑप्शन है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बी की बात करते हैं, तो बी का क्या होता है, के एफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला करते हैं कि नहीं बोला करते हैं, के एफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला करते हैं, तो ये हो गया। एजियोट्रॉफ सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक, सी का सेकंड हो जाएगा, तो सी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और डी का हो जाएगा फोर्थ। सॉल्यूशन विद सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर अबव इट, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। 44 की बात करें, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम डाउट्स, तो हम लोगों ने बहुत बात कर लिया पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने किया भी होगा, मैंने भी लास्ट टाइम अभी निगेटिव के लिए बताया था, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा एसीटोन एनिलीन, तो ये तो हमारा वो सब है, हमारा जो एक ही ऑप्शन होता है इसमें कार्बन डाइसल्फाइड वाला ऑप्शन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, बाकी हमारे निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन याद होना चाहिए तभी कर पाएंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 45 है, बोल रहा है कि यदि हम दो सोल्यूशन को मिक्स कर दें मिक्सिबल लिक्विड और वो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ करें। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ मतलब कि ये हो जाएगा क्या, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेपर प्रेशर के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो निगेटिव डेविएशन अगर आपको याद हो, अगर हम ग्राफ से भी थोड़ा समझें तो इस तरह से रहता था, और यहाँ निगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा, और जब वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर घटेगा तो इन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डिक्रीज वेपर प्रेशर एंड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं सारे सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो और लगे कि मैंने वो शॉर्टली में समझा दिया है तो मुझसे पर्सनली पूछ लें, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा ही लेंथी वीडियो नहीं बनाना है। हमें जिसको भी पता है वो इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है। मतलब अगर आप किसी सोल्यूशन को समझ नहीं पा रहे, मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है, उस कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए, फिर भी आपको लगता है कि सोल्यूशन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमसे पूछें। शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप पढ़ते रहें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इफ़ राउल्ट्स लॉ इज ओबेड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो इसके लिए हमें राउल्ट्स लॉ का डिफिनेशन याद होना चाहिए। पहले तो ये तो पता ही होगा सबको कि जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ किसके लिए ओबेड होता है। अगर हम बात कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ, हमें पता है जो राउल्ट्स लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ इज ओबेड फॉर आइडियल सोल्यूशन, ओबेड फॉर आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर हम थोड़ा सा यहीं पर बात कर लें कि आइडियल सोल्यूशन हम कैसे बताते थे, तो आइडियल सोल्यूशन बताने के लिए हम क्या करते थे कि आइडियल सोल्यूशन है तो उसकी डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होनी चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो होनी चाहिए, और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए चार कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, ये राउल्ट्स लॉ का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो राउल्ट्स लॉ का डिफिनेशन मैं बता देता हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। मतलब राउल्स लॉ जो ये बोलता है वो बोलता है कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बोला राउल्स लॉ अगर वे होगा तो जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, यहाँ जो मोल फ्रैक्शन लेते हैं वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम हालांकि हम इससे फिर डिराइव कर लेते हैं अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कैसे डिराइव करते हैं वो आपको पता ही होगा। हम क्या करते हैं, यहीं से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है पी नॉट ऑफ माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को होता है। लेकिन जो सॉल्वेंट के लिए बात करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए कैसे हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी से आर एल वी पी भी आता है, लेकिन वो सॉल्वेंट के टर्म में आता है। क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 मान के यहाँ सॉल्वेंट में पुट कर देते हैं और वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ करते क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को प्लस वन प्लस एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 करके वो फॉर्मूला यहाँ से आता। तो इसको ये नहीं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान ले, नहीं। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हेनरी कांस्टेंट के बारे में बताना है कि हेनरी कांस्टेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बोला जाता है के एच इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट लाइक प्लांक कांस्टेंट, नहीं। तो के एच होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है लाइक प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। के एच नॉर्मल हमारा अगर हम बात करें तो ये सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए डिफाइन होता है, प्लांक कांस्टेंट की तरह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही है। बाकी देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो एक चीज़ मैं पहले हेनरी कांस्टेंट के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हेनरी कांस्टेंट क्या होता है। तो हेनरी कांस्टेंट के एच से डोनेट करते हैं, इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। और ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो के एच की वैल्यू होती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, के एच जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो और के एच की वैल्यू बढ़ती है, अगर हम के एच की वैल्यू बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, मतलब कहने मतलब के एच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के एच उसका कम आएगा। तो के एच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब के एच अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के एच घटेगा और टेम्परेचर घटाने पे के एच बढ़ेगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, इस बात को याद रखना। तो मतलब कहीं ज़्यादा टेम्परेचर दिया हो तो छकता है कि एच की वैल्यू चेंज हो जाए। तो के एच जो वैल्यू होती है भले कांस्टेंट, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी से, अच्छा हेनरी लॉ किसके लिए डिफाइन हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ होता है हेनरी लॉ जो डिफाइन किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड की बात करें तब हेनरी कांस्टेंट डिफाइन होता है। मतलब कोई लिक्विड है उसमें हम गैस को सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हेनरी लॉ के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा होगा। के एच वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब सॉल्युबिलिटी बेस पे क्या होता है, तो बोलते हैं कि के एच की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी भी घटता है। तो के एच की वैल्यू बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है। रिलेशन कहाँ से आता है, एक रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हम प्रेशर कांस्टेंट मान के रखते हैं, तो जो कितना हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कितना डिजॉल्व होगा, तो यहाँ या पी इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के टर्म में भी कभी कभी लिखते हैं। तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन के एच। तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच की वैल्यू पे होता है। यहाँ से हम लोग देखते थे, एज्यूमिंग हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। अब बाकी देखते हैं, ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या करा है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हाँ, किसी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जैसे ये पी है पार्शियल प्रेशर ये, और के एच की वैल्यू बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हाँ, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है। के एच एज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ के एच की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है, डिपेंडेंट होती है। तीसरा डी ऑप्शन, के एच डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। हाँ, के एच जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है और के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है।
तो KH की वैल्यू घटने लग जाती है टेम्परेचर के साथ। KH डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, हाँ KH डिक्रीज इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऐसे करके बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, हाँ टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये हमारा गलत है, और हमें गलत में ही बताना था कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यही गलत के हिसाब से ये वाला सही है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कंडीशन करा है विच इज़ नॉट ए सेटिस्फाइड बाई आइडियल सोल्यूशन, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, और हम यहाँ पर पी टोटल राउल्ट्स लॉ से निकालते भी हैं। क्या आता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, आप लोगों ने ये फॉर्मूला दिखा भी होगा। तो ये ठीक है, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, लेकिन हमें बताना है कि आइडियल्स कंडीशन के लिए क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बात भी करते थे कि AA और BB का इंटरेक्शन, AA एंड BB का इंटरेक्शन, अगर हमारे इसको बोलते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर हमारे सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो जाए तो ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं, ये सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। क्या है, आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है, तो क्या क्या कंडीशन होती है। पहला डेल्टा H मिक्सिंग 0, दूसरा डेल्टा V मिक्सिंग 0, तीसरा डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0, और डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो सही है आइडियल सोल्यूशन के लिए डिफाइन। अब आइडियल सोल्यूशन है तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। हम लोग ये बात करें, आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। डेल्टा H मिक्सिंग 0, हाँ ये बात सही है। डेल्टा V मिक्सिंग 0, ये सही है। ओवेलेंस और राउल्ट्स लॉ सही है। डेल्टा S मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 नहीं, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं करा। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एजियोट्रॉप्स का सवाल है। बोला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, नहीं 2 लिक्विड होता है, दोज विच बॉयल एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, नहीं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो जाता है। दोज विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, नहीं इसको आसान नहीं है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, हाँ इसको बोलते हैं। तो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, अगर हम बात करें तो एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर विच हैविंग 2 कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एजियोट्रॉप्स को बोला जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन, ये सबको पता होता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और याद रखो इसलिए आई फैक्टर आता था, वांट ऑफ फैक्टर। तो जो भी हम जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं ना, नाम सुना है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TV, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, और एक हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो ये सब हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और इसमें आई जो वांट ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट हमारे पास मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, और उनके बारे में हमें बताना है इनकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ आयन बढ़ता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है तो घटा देता। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट हमारी बढ़ेगी। और नंबर ऑफ आयन और कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड इनटू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग दिया, सेम दिया होता तो केवल नंबर ऑफ आयन से चेक करती है। तो अब हम सबका निकाल लेते हैं। फर्स्ट की अगर निकाल लेते हैं तो हमें सबका क्या करना है, आई वांट ऑफ फैक्टर इंटू C सबका निकालना है। तो पहले वाले का I इंटू C निकालेंगे, तो पहले का वांट ऑफ फैक्टर NaCl का वांट ऑफ फैक्टर, अच्छा पहले वांट ऑफ फैक्टर निकालने आना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो अल्फ़ा देता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और ये तो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I 0 हो जाता है, और मतलब अगर हम I की वैल्यू बनाती है अल्फ़ा 0 हो जाता है।
ये 1 हो गया। इसका 2 आयन में टूटेगा तो आई की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी। यहाँ ये 3 आयन में टूटेगा, एक Mg एक 2 Cl, तो 3, यहाँ भी 2, दोनों NaCl हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो पहले का I1 इंटू सी निकाल लेंगे तो सबसे ज़्यादा देखते हैं क्या आता है। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 दोनों इसका आ जाएगा। दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, ये एक ही में टूटेगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा ग्लूकोज वाले का, तो इसका आ जाएगा 10⁻⁻4। तीसरे वाले का 3 टूटेगा तो 3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और फोर्थ वाले का 2 टूटेगा तो 2 इंटू 10⁻² आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.0002 इस तरह से। ये 0.1 इंटू 10⁻⁻0.0001, ये आ जाएगा 0.003 और ये आ जाएगा 0.02। तो आपको अब आसानी होगी समझने में। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें इसको करने लगें तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, अगर इसको मैं थोड़ा, तो अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा होने वाली है हमारी ये फोर्थ वाला ऑप्शन। जो फोर्थ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ आयन और इंटू कॉन्सेंट्रेशन सबका निकाल लेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। तो फोर्थ जीत जाएगा। फोर्थ के बाद कौन है, थर्ड जीत जाएगा। और थर्ड के बाद हमारा सेकेंड और लास्ट में हमारा फर्स्ट, क्योंकि सबसे कम वैल्यू आएगी। तो अच्छा, सबसे कम वाली वैल्यू आएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो अरे सॉरी, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा है, फर्स्ट ज़्यादा है ना, 0.002 और 0.01। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिर आ जाएगा क्या, फर्स्ट आना चाहिए और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा सेकंड। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता तो आंसर अपोजिट हो जाता, क्योंकि हमें पता है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ आयन से बढ़ता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, डिप्रेशन का मतलब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, 4 लिक्विड दिए हुए हैं, बेंजीन, मेथनॉल, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। ये आपको पता होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका 80 डिग्री सेल्सियस, 65, 184 और 212 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बोला है कि रिस्पेक्टिवली विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो एक चीज़ याद रखना, यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो जल्दी वेपर बनेगा ही नहीं। कोई लिक्विड है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी वेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, खूब बॉयल करोगे तब बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई वेपर जल्दी बन रहा है तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में जो होता है रिलेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, मतलब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी का हाईएस्ट वेपर प्रेशर है। हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। तो 65 डिग्री सेल्सियस किसका है, मेथनॉल का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, एक आइसोटोनिक। तो अगर हम बात करें किसी चीज़ को, बोला जा रहा है कि जो हमारा प्लांट सेल है, द प्लांट सेल विल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो अगर कोई चीज़ सेल जाने पर, किसी चीज़ को हम ले जा रहे हैं और उसको किस तरह के सोल्यूशन में ले जाएं कि वो श्रिंक हो जाए। तो श्रिंक होने के लिए अगर हमें श्रिंक कराना है मतलब छोटा करना, एक होता है एक्सपेंड कराना है। तो श्रिंक कराने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह के सोल्यूशन में इसको ले जाना होगा। अगर ये इसी साइज़ का रहा तो इसको बोलेंगे ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर श्रिंक कर रहा है, श्रिंक मतलब छोटा हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर एक होता है एक्सपेंड कर जाना, तो ये हो जाएगा ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। श्रिंक होने के लिए हमें क्या लेना होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेना होगा। और हमारा अगर स्वेल कराना है, एक्सपेंड स्वेल कराना है, तो क्या करना होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेना होगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और हमें पता है ना हाइपरटोनिक, इसमें आइसोटोनिक में मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर होगा, C1 = C2। हाइपरटोनिक मतलब इसका भी जो भी हमारा होगा C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मानता हूँ, इसको C2 मानता हूँ, तो यहाँ हाइपरटोनिक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन C2 > C1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 जो होगा ग्रेटर देन ये C2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये C2 कंसनट्रेशन, ये बाहर का C1। तो किसी चीज़ को हम जैसे ला रहे हैं, अगर एक्सपेंड कराना है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू। तो फॉर्मूला हमें देखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बस कॉन्सेप्ट देख लेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो डेल्टा टीवी को ही बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और फॉर्मूला अरे सॉरी केवी को बोलते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केवी इंटू एम मोलैलिटी। डेल्टा टीवी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केवी आप लोग जानते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। तो कहने का मतलब सिंपल ये है मेरा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, कि अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ठीक। तो हमें फॉर्मूला इसके लिए निकालना है, ठीक। बोला है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसका रेशियो है, मतलब जो के बी है किसका रेशियो होगा, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ के बी जो है किसका रेशियो है, तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द स्मॉल एम मोलैलिटी का क्या होगा, स्मॉल एम मोलैलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूले से ही बस चेंज कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द सबस्टांस वे ए व्हेन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट बी शोज द मॉलिक्यूलर मास करस्पॉन्डिंग टू A3 द वांट ऑफ फैक्टर विल बी, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनो, कि कोई ए है वो किसी कंपाउंड बी में डिजॉल्व करने के बाद वो बन जा रहा है A3। तो A3 कैसे बना होगा, जाहिर सी बात है ट्राइमराइज होगा, 3 मॉलिक्यूल लिया गया होगा और A3 बन गया होगा किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद। कोई सॉल्वेंट जैसे याद करो एनसीईआरटी में है कि जो हमारा डाइमराइज हो जाता है ना, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा कि जो हमारे पास इथेनोइक एसिड होता है वो डाइमराइज हो जाता है बेंजीन सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 A3 बन जा रहा है। और यहाँ अल्फ़ा की बात नहीं की है तो अल्फ़ा या बीटा, जिसे हम बीटा ही मानते हैं, अल्फ़ा यहाँ 1 हो जाएगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये केस कैसा है, एसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन का नहीं है। दिस इज ए केस ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है आई निकालने का फॉर्मूला, वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n माइनस 1। और n क्या होगा, ये कितने मॉलिक्यूल्स n ले रहे होते हैं, n यहाँ पर 3 है। तो आई इक्वल टू अल्फ़ा दिया नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं तो अगर दिया होता 20% 30% तो वहाँ यूज कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी -1, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3। तो 1 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा 1/3। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए 1/3 ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन, प्लाज्मोलाइसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है। और आप लोगों ने ये टॉपिक भी पढ़ा होगा सोल्यूशन चैप्टर में, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो वही होगा सेंट्रिफिकेशन, प्लाज्मोलाइसिस, सेडिमेंटेशन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो एक रीजन ये होगा, बाकी तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच सोल्यूशन विल हैव द लिस्ट वेपर प्रेशर। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लिस्ट वेपर प्रेशर, तो नंबर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है नंबर ऑफ आयन से ही आंसर आएगा। तो ये अगर तुम्हें याद हो कि वेपर प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आई जिसका आई ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर लिस्ट आएगा, जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर लिस्ट आएगा। तो इन चारों में आई सबका ज़्यादा होगा उससे उसी का हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होने लगता है। तो यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन से भी मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है बराबर है। यहाँ नंबर ऑफ आयन 3 होगा लेकिन यहाँ पर नंबर आयन 3 1 4 होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 0.1 मोलर Na3PO4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर LaNO3 का थ्राइस सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 2.74। द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट इज, परसेंटेज डिसोसिएशन हमें बताना है सॉल्ट का, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा हमें क्या दे दिया, वांट ऑफ फैक्टर दे दिया है, तो नोट कर लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर दे दिया, आई की वैल्यू दे दिया कितना 2.74। ये आयन कितने आयन में टूट जाएगा, एन की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, 3 ये और 1 ये 4। और हमें निकालना है क्या, परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फ़ा निकालना है।
तो अगर हम अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा पहले आई इजिकल टू क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन। तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू एन माइनस वन इजिकल टू आई माइनस वन। तो अल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई की वैल्यू दे दी हुई है 2.74 माइनस वन, एन की वैल्यू 4 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाई 3। तो ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 0.35 ज़ा 15 और 2 बचेगा 3 8 ज़ा 54 24, तो 0.58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.58। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज अल्फा इजकल टू 0.58 गुणे 100 आ जाएगा 58%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 58%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलल BaCl2 इन वाटर इज अबाउट। तो 100% आयनाइजेशन है रहता है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ से 1 + 2 3। अब बस फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, KF की वैल्यू क्या हो जाएगी KF की वैल्यू दी हुई है 1.86 और मोलैलिटी भी 0 दिया हुआ है क्या 0.5। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.279। ठीक है ये आ जाएगा 0.279। और अगर हम बात करें जो भी होगा तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो केल्विन में ही चल रहा है तो केल्विन ही आ जाएगा। और हमें पता है 0.279 केल्विन है। तो अगर मैं बात करूं इसको तो डेल्टा TF इज इक्वल टू ये आ जा रहा है हमारे पास डेल्टा TF। और डेल्टा TF क्या होता है TF0 माइनस TFS। एक चीज़ पहले और तुम इसमें आइडिया दे देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो यूनिट का। अगर जो डेल्टा TF है अगर वो केल्विन में आएगा तो डेल्टा TF सेल्सियस में भी उतना रहेगा, क्योंकि सेल्सियस में दिया है तो हम सेल्सियस में कर लेते हैं 0.279 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है TF0 माइनस TFS इज इक्वल टू 0.279। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये TF0 तो 0 होता है माइनस TFS इज इक्वल टू 0.279 डिग्री सेल्सियस। तो TFS आ जाएगा 0 माइनस 0.279 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.279 डिग्री सेल्सियस। तो TF0 तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि डिग्री सेल्सियस केल्विन। डेल्टा TF जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो डेल्टा TF केल्विन में भी होता है, ये आप एनालाइज कर लेना। ठीक है तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। तो वो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्वस सोल्यूशन में है तो हम मान लेते हैं कि वाटर 1000 ml होगा और उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन सॉल्यूट है तो बस निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1 मोल तो दिया ही है ठीक है, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये लगाएगा फॉर्मूला तो ये लगेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा। अरे सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दे दिया है ना 1 मोलर, और ये 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वो सॉल्वेंट क्या है वाटर होगा, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अगर 1000 ml वाटर में निकालेंगे तो आपको पता होता है 55.5 आता है, अगर मैंने बहुत जगह पढ़ा होगा। तो 55.5 से बस डिवाइड मारना है। तो 1 + 1 डिवाइडेड 56.5 और जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.018 के आसपास आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर पानी में कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, होते हैं 55.5 मोल्स। तो बस तुरंत हो जाता सॉल्व, याद होना चाहिए था और इसके बाद डायरेक्ट पुट कर देना है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इन ए 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX द डिग्री ऑफ डिसआयनाइजेशन अल्फा दे दिया टेकिंग केयर फॉर वाटर एज ए 1.85 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी नियरेस्ट टू। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो जो गिवन दिया उसको निकाल लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या दिया है KF दे दिया है, KF की वैल्यू दे दिया 1.85 और मोलैलिटी दे दिया 0.2 और अल्फ़ा की वैल्यू दे दिया है 0.3, अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला तो ये होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। तो अल्फ़ा दिया है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फ़ा दिया हुआ, तो HS को तोड़ देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + अल्फ़ा मल्टीप्लाई n-1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी दी हुई है 0.3, एन की वैल्यू कितने आयन में टूटेगा HX
तो एच एक्स टूटेगा एच प्लस प्लस एक्स माइनस, टोटल 2 आयंस पे, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 - 1। यह सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.3। यहाँ रख देते हैं 1.3, के एफ की वैल्यू रख देते हैं 1.85 और मोलैलिटी क्या है 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.84480 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, क्या लिख देंगे। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। हमें टी एफ एस निकालना है और हमें पता है वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने टी एफ एस इजिकल टू माइनस 0.480 डिग्री सेल्सियस। तो टी एफ एस क्या हो जाएगा, टी एफ एस हो जाएगा प्लस का ये, तो उधर आएगा 0 - 0.480 डिग्री सेल्सियस, तो आ जाएगा टी एफ एस क्या हो जाएगा माइनस का 0.480 डिग्री सेल्सियस, प्लस का नहीं होगा माइनस का। हमें डेल्टा टी एफ नहीं पूछा, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा है। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट ऐड करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता था। नॉर्मल वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन जब उसमें सॉल्यूट डाल दे रहे हैं तो वो उससे कम माइनस 0.480 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निगेटिव डेविएशन फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो पहले हम पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है। तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की अगर मैं बारे में बात करूँ, ये दोनों आइडियल सोल्यूशन नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, वो जो राउट्स लॉ को फॉलो करे तो वहाँ कोई डेविएशन नहीं होता, 0 डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये किसकी प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल सोल्यूशन की थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है। वहाँ पर क्या होता है, जो आइडियल सोल्यूशन होता है वहाँ क्या होता है, जो हमारा पी टोटल होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होता है, ये ज़्यादा और कम हो जाते हैं ये सब, ठीक है। मेन वहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है आइडियल सोल्यूशन में, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होता है, नियरली बराबर होता है, ठीक है। ये होता है बराबर होता है, परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आसपास ही बराबर होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ए एंड बी बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन से। और दूसरा निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन, ए एंड बी बी का इंटरेक्शन, ए एंड बी बी इंटरेक्शन से ज़्यादा ए बी इंटरेक्शन हो जाएगा, तो उसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। अब इतना पता चल गया, ग्राफ भी आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम्पल ही आता है कि एग्जाम्पल को कैसे डील करना है। तो एग्जाम्पल को ऐसे हम लोग डील कर सकते हैं कि याद रख लेना कि जितने भी वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सब के सब, स्ट्रॉन्ग एसिड स्लैश वीक एसिड भी, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब क्या फॉलो करते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन ये याद कर लेना, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी का याद कर लेना, क्योंकि एक नया सवाल बन जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, और एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल याद करना, उससे कवर हो जाएंगे। तो वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड आ जाए, जैसे वाटर HCl आ गया, वाटर एसिटिक एसिड आ गया, HNO3 आ गया, HNO3, H2SO4, HClO4, इस तरह के एसिड, या वाटर प्लस एसिटिक एसिड आ गया, ये सब। तो ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, निगेटिव डेविएशन क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन। और एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया वो भी याद कर लेना, वो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एनसीईआरटी में बना के दिया हुआ है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब इसमें इंटरेक्शन होता है तो यहाँ भी ए और बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है ए बी इंटरेक्शन से। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, लेस होता है, निगेटिव डेविएशन। इतना याद कर लो तो बाकी सब हो जाएगा। तो इसमें देख लेंगे वाटर नाइट्रिक एसिड निगेटिव डेविएशन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म निगेटिव डेविएशन, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निगेटिव डेविएशन। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बेंजीन और मेथनॉल। तो बेंजीन ही मेथनॉल हमारा आंसर होगा। ये सब निगेटिव डेविएशन वाले, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा बेंजीन मेथनॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इक्विमोलर सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट, इक्विमोलर सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट है क्या हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जो इक्विमोलर सोल्यूशन होगा, इक्विमोलर सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सेम बॉइलिंग पॉइंट का होगा एलिवेशन और सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। रीजन क्या होगा,
क्योंकि जो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है, नॉट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो जो इक्विमोलर सोल्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाएगी, सेम बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सेम बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नियरली आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। तो हम मतलब इस पर हम राउट लगा सकते हैं। एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन इज 75 टॉर एंड दैट ऑफ द टोल्यूइन इज 22 टॉर। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सेम 20 डिग्री सेल्सियस फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोल्यूइन इन टॉर ईच। तो क्वेश्चन को पहले समझना होगा। तो नियरली आइडियल सोल्यूशन बोलिए तो हमें कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी निकाल सकते हैं। दो हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन पता चल गया है, और अच्छा 78 ग्राम और 46 ग्राम टोल्यूइन ये सब पता चलने से हमें मोल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। तो दो सोल्यूशन है, उसमें क्या लिखा हुआ है देख बना लेते हैं, 78 ग्राम बेंजीन 46 ग्राम टोल्यूइन। तो बेंजीन का अगर हम देखें मॉल, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है और टोल्यूइन का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, और नियरली आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे क्योंकि दोनों में वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा और ज़्यादा कोई इंटरेक्शन आसपास बराबर ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो इसलिए नियरली आइडियल सोल्यूशन। इसका मास होता है 78 और इसका मास निकालोगे तो 92 आएगा, ठीक। तो इसके मोल अगर 78 ग्राम मोल निकालने जाएंगे तो इसके कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा, और 46 डिवाइडेड बाई 92 करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो हमें मोल पता चल गया, और हमें मोल पता चल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अगर हमें निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, हमें निकालना सिंपल है कि प्योर सॉल्वेंट में जो इसका प्रेशर होगा पी वी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन कितना है 1 और टोटल मोल कितना है 1 प्लस 0.5 पूरा दोनों का मोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, वो हमारे पास दिया हुआ है 75 टॉर। तो 75 मल्टीप्लाई 1/1.5, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बार में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, और यूनिट क्या है टॉर, तो 50 टॉर हो जाएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो सोल्यूशन में कंटेन करेगा वो हमारा पास क्या होगा, जो प्रेशर ऑफ बेंजीन एक्सर्ट करेगा वो हमारा होगा 50 टॉर सोल्यूशन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए 5.25% सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस इज आइसोटोनिक विथ 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया हुआ इन द सेम सॉल्वेंट इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ द सोल्यूशन आर एज्यूम टू बी इक्वल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी सेम दिया है तो मोलर मास ऑफ द सबस्टांस विल बी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। जब भी आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में याद रखना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर होने वाला, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। और अगर हम I1 C1 RT कर देंगे और I2 C2 RT कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। RT तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट उसको चेंज हो जाएगा, I1 C1 इक्वल टू I2 C2। लेकिन यहाँ सबस्टांस यूरिया है, तो यूरिया है तो यूरिया के लिए I दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, दोनों बस सोल्यूशन हमारा है किसी, अच्छा नहीं, यूरिया हमारा एक सोल्यूशन है, दूसरा कोई और सबस्टांस है, और उस सबस्टांस की चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो उसका भी हम I मान के चलेंगे 1 ही होगा। जब किसी का I नहीं दिया हो तो I इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन यहाँ से कर देंगे, और यूरिया का 1 होता है तो C1 इक्वल टू आ जाएगा C2। अब C1 इक्वल टू C2 बस ये निकालना है, C1 इक्वल टू C2 फॉर्मूला रख देंगे। तो अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो 5.25% ऑफ सोल्यूशन इज सबस्टांस, तो मान लेते हैं 5.25% सोल्यूशन मतलब 5.25 इसके मोल होंगे, ठीक है। और वॉल्यूम कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो 5.25 मोल और इसका या मास मान लेंगे 5.25, 100 ग्राम में 5.25, मोलर मास इसका 60 दिया हुआ है। अरे इसका मोलर मास निकालना है, बोला है मोलर मास सबस्टांस निकालना है, और इसका मास हमें पता है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, और ये 1.5 है तो 1.5 अपॉन क्या कर देंगे 60, इसी को सॉल्व कर लेंगे।
तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मोलर मास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको उधर भेज देंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5.25 डिवाइडेड बाई 1.5, और 1.5 को 525 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 3 जा 45, 7 जगह 15, तो कितनी बार में चला जाएगा, 15 टाइम में चला जाएगा, तो 1.5 टाइम से चला जाएगा। और 60 मल्टीप्लाई बाई और 60 मल्टीप्लाई 1.5 क्या हो जाएगा, 35 सॉरी 15 3 जा, तो 3.5 टाइम में चला जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई 60 आएगा 210, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई। तो उम्मीद है समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिंपल लगना है कि C1 = C2, वॉल्यूम डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, बस नंबर ऑफ मोल दोनों का बराबर कर देंगे, N1 N2 के बराबर, और यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन क्या करा है, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल है, जो वेपर प्रेशर इतना दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 mm इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइल अल्कोहल इज 0.6 वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। तो वही राउल्स लॉ लगेगा, हमें क्या करना है, जो टोटल प्रेशर पी टोटल होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो ये होगा ना, प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल पार्शियल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। पी टोटल की वैल्यू कितनी है, वेपर प्रेशर मिक्सचर का दिया हुआ 290, प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है, बोला है वेपर प्रेशर, तो इसको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है 0.6, तो इसका हो जाएगा 0.4, और इसका प्रेशर दिया हुआ है कितना, वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल 200, तो ये आ जाएगा 290, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, और यह आ जाएगा प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो यह आ जाएगा 210 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटू 0.6, तो प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 0.6, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 350, क्या आ जाएगा 350 mmHg, तो प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल 350, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 17.5 mmHg इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड टू कितना ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। तो जाहिर सी बात है ये RLVP का सवाल है, कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा P0 - PS अपन PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ इनिशियल जो हमारा दिया है 17.5 वाटर का PS, ये सॉरी P0 होता है, डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिकुलर मास 180 और 178.2 ग्राम वाटर और मॉलिकुलर मास 18, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई इसका आ जाएगा 9.9, यह आ जाएगा 1 - PS डिवाइडेड बाई 17.5, तो PS अपॉन 17.5 इज इक्वल टू 1 - 0.1 को हम लिख सकते हैं 10/99, तो ये 89/99 और मल्टीप्लाई बाय 17.5 कर देंगे, तो PS की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे आ जाएगा 17.325 mmHg, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका 17.325 mmHg। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन किया था, 5% ऑफ कैन सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज आइसोटोनिक विद द 1% ऑफ द अननोन सॉल्यूट, द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। तो कॉन्सेप्ट वही है सिंपली, तो C1 इज इक्वल टू C2, और कुछ उसके बारे में नहीं दिया तो क्वांटम फैक्टर से करेंगे नहीं, तो डायरेक्टली N1 इज इक्वल टू N2 भी कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और जो हमारे पास ये किसमें आइसोटोनिक विद 1% ऑफ द, हाँ, तो केन शुगर का वेट ऑफ केन शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ केन शुगर, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है, तो 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ केन शुगर हमारा 5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ केन शुगर 342, तो मोलर मास क्या आ जाएगा, यहाँ से कर देंगे 342 डिवाइडेड बाई 5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 68.4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 U इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना दिया, तो मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा सा बस मोलरिटी को और डेंसिटी और वॉल्यूम को लिखना है। तो पहले बात मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ये लगता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 120 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है तो 120 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 60 ग्राम, उसका मोलिकुलर मास तो 2 मोल आ जाएगा, मोल तो आ जाएगा। और वाटर का मास दिया हुआ डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ अगर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की हम बात करें
तो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम मास ऑफ द सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ द सोल्यूशन अगर हम बात करें तो उसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं गारंटी के साथ, वो क्या कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, मास ऑफ द सोल्यूशन हम कैसे निकाल लेंगे कि मास ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा 1000 और 120, 1000 ग्राम वाटर है तो 1120 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इधर भेज देना, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन में पता है 1.15। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। तो 2 और मोलरिटी निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई ये कर देंगे 1120 मल्टीप्लाई बाई 1.15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो करीब ये आ जाएगा थोड़ा 1120 मल्टीप्लाई बाई 1.15। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 2.05 मोलरिटी सॉल्व करने पे आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 108 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.1 द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ही दे दिया है, तो डेल्टा पी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। हमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, हमें ये निकालना है एम सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, 12 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18 ग्राम होता है और इसका 108 दिया हुआ है। तो बस सॉल्व ही करना है। 18 6 108 और डेल्टा पी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.1। ठीक है, 18 6 108 और बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको 6 करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, इधर भेज देंगे 2 डिवाइडेड बाई 0.1 तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 20। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो क्या जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन सी 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।